नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का है और घंटी बजाओ की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुकी हैं ममता बनर्जी। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी ममता बनर्जी। विधायक दल की बैठक में आज ममता बनर्जी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ये तस्वीरें जिस वक्त ममता बनर्जी का काफिला राजभवन पहुंचा उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं। 5 मई को ममता बनर्जी को सीएम पद की शपथ लेनी है। 6 मई को विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए सादगी के साथ होगा शपथ ग्रहण समारोह। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी कुंतल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुंतल, क्या अपडेट है? देखिए, बैठक शुरू हो चुका है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चैटर्जी भी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने भी 10-15 मिनट बातचीत किया राज्यपाल के साथ। देखिए, प्रोटोकॉल के तहत क्या होता है कि मुख्यमंत्री को जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उससे इस्तीफा पहले देना पड़ता है और फिर नया जो सरकार बनेगी इसका दावा वो पेश करेंगी यहाँ, और 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया है कि उस दिन कोई समारोह नहीं होगा, लेकिन शपथ ग्रहण जो ऐसे जो प्रोग्राम है वो होगा। लेकिन बाकी 6 तारीख बाकी जो विधायक है वो बाकी विधायक 6 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज चाय पर चर्चा होगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में। और लेकिन देखिए, एक चीज़ है रोमाना की, जिस तरह से हिंसा फैल रहा है पश्चिम बंगाल के चारों तरफ, सुबह से लेकर शाम तक आज 8, 9, 10 घटना सामने आई हैं, वो शायद दोनों को काफ़ी चिंता में रखने वाला ये घटना। इसी पर दरअसल आपसे चर्चा करना चाह रही थी कि कॉज ऑफ कंसर्न इस वक्त बंगाल के सामने, ममता बनर्जी के सामने ये हिंसा की घटनाएं हैं जो बंगाल में सामने आ रही हैं। जैसे ही जीत की खबर सामने आई कि टीएमसी की धमाकेदार जीत हो गई है, ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में पहुंचने वाली हैं, ये हिंसा वाली खबरों का सिलसिला शुरू हो गया है और ये थम नहीं रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी आपने ही हमें पिछले कुछ मिनटों के अंदर 2 खबरें दे दी किस तरीके से, चाहे बोलपुर हो चाहे सितलकुची हो, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। ऐसे में सवाल ये, क्या इसे लेकर गंभीर तौर पर किसी तरीके का सलाह मशवरा या केंद्र से किसी तरीके की कोई मदद? और दूसरा बड़ा मुद्दा कोरोना है, कोरोना काल, संकट काल, उसमें क्या किसी तरीके की केंद्र की मदद, इसे लेकर चर्चा कर सकती हैं क्या राज्यपाल से ममता बनर्जी? देखिए, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का इरादा यही था कि कोरोना को लेकर चर्चा वो करेंगी राज्यपाल के साथ, क्योंकि कोरोना जिस तरह से फैल रही है पश्चिम बंगाल में, इसके आगे इसके साथ किस तरह से जूझना है, किस तरह से इसको टैकल करना है, किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, इस पर चर्चा होने वाली थी। लेकिन जिस तरह से सुबह से लेकर शाम तक हिंसा भी चारों तरफ फैल रही है, मुझे लगता है शायद इस बात को लेकर चर्चा ज़रूर होगी, या फिर राज्यपाल जो है जगदीप धनखड़ वो भी इस बात का जिक्र ज़रूर करने वाले हैं ममता बनर्जी के सामने। लेकिन खुद मुख्यमंत्री आज दोपहर को कहा है कि इस तरह का हिंसा ना फैलाए और समर्थकों को कहा है कि आप शांति रखें, लेकिन उनका बात कोई सुन ही नहीं रहे। और चारों तरफ, चाहे वो आसनसोल हो, बेलेघाटा हो, कालीनगर, शीतलकुची, अलग अलग जगहों से, फिर इलाम बाजार, अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। अच्छा, ये और बता दीजिए अगर अपडेट है आपके पास कि ममता बनर्जी अकेले गई हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, पार्टी के कुछ बड़े नेता भी उनके साथ हैं, ऐसी कोई जानकारी? हाँ, मैंने जो आपको पहले भी बताया कि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के महासचिव, मुख्यमंत्री जब पहुंची यहाँ, उससे पहले तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चैटर्जी यहाँ पहुंचे थे। वो लगभग 10-15 मिनट 20 मिनट बातचीत किया राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ वो, लेकिन उनका काफिला कुछ देर पहले यहाँ से निकल गया। लेकिन अब वन ऑन वन बैठक जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में ही हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई खबर मिलेगी अपडेट के लिए मैं आपके पास आ जाऊंगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया कुंतल चक्रवर्ती। आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर भ्रम फैलाने वालों की आज घंटी बजानी है आपको। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। लोगों में कोरोना का डर इतना ज्यादा बैठा हुआ है कि खुद से सिटी स्कैन कराने के लिए वो पहुंच रहे हैं। इस पर डॉक्टर गुलेरिया ने जो बात कही उसे आपको न सिर्फ बेहद ध्यान से सुनना चाहिए, बल्कि इसे दूसरे लोगों तक भी आपको पहुंचाना है, क्योंकि लोगों के अंदर डर भरने वालों की इस कोरोना काल, संकट काल में आपको आज घंटी बजानी है। जो हम कहते हैं सीटी स्कैन और बायोमार्कर्स, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज हो रहा है और वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें।
सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है, IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। और देखिए, कोरोना को लेकर इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर बहुत बड़ी समस्या पूरा देश देख रहा है। इस पर आज सरकार ने अपना पक्ष साफ करते हुए कहा कि ऑक्सीजन की तो कोई कमी है ही नहीं देश में। हमारी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील प्लांट, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल यूनिट्स, पावर प्लांट्स, वहाँ पर गैसियस ऑक्सीजन बनाई जाती है। हम उसको मेडिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि उस गैस को बनाती है जिसकी प्योरिटी हमारे मेडिकल पर्पसेस के लिए सूटेबल है, और जो शहर के पास हैं वहाँ पर हम उस तरफ कार्य करते हुए साथ में उन्हीं प्लांट्स के नज़दीक ही टेम्परेरी कोविड केयर सेंटर्स विद ऑक्सीजनेटेड बेड बनाने का भी कार्य शुरू कर रहे हैं। ऐसी 5 फैसिलिटीज़ पर कार्य शुरू भी हो चुका है और यह प्लान है कि आने वाले कुछ ही समय में इन संबंधित इंडस्ट्रीज़ के आसपास ही 10,000 के करीब ऑक्सीजनेटेड बेड्स बनाए जाएंगे। जैसे सरकार की तरफ से ये जो बयान आ रहा है कि साहब ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं है देश में, इस पर यकीन करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में कोई मेल नजर नहीं आता है। ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसी अनुपात में ऑक्सीजन का इस्तेमाल उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए तो मरीजों, अस्पतालों को ऑक्सीजन के लिए भागम भाग करनी पड़ रही है। एक तरफ सरकार कह रही है ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी किल्लत ऑक्सीजन की है। अस्पताल तक इस बात से परेशान है कि उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही है। कर्नाटक में इसी ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने की वजह से 24 मरीजों की जान चली गई। अब आप सोचिए जरा, इन 24 लोगों की मौत का जिम्मेदार किसे माना जाएगा? एक तरफ दावा ऑक्सीजन की कमी ना होने का, और दूसरी तरफ सप्लाई बाधित होती है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। और कोरोना पर आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में संक्रमण कम हुआ है, मृत्यु दर में भी कमी आई है। अभी तक 81.77% केसेस क्योर होकर घर जा चुके हैं। 17.13% यानी कि करीब 34 लाख केसेस अभी एक्टिव केसेस की दृष्टि से हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। और ओवरऑल क्यूमुलेटिव फैटेलिटी अगर देश का देखें तो पाते हैं इट इज़ अराउंड 1.1%, और 2 लाख के करीब डेथ देश में रिपोर्ट हुई हैं। इस संबंध में एक और विषय हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जो ये क्यूमुलेटिव डेथ रेट अगर देश का 1.1% है, बट अगर हम पिछले 2-3 महीने को डेटा को एनालाइज करें तो कलेक्टिव एफर्ट्स बाय द स्टेट इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट, हमारा डेथ रेट अभी भी 1% से काफ़ी नीचे है। और देखिए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भर से मदद मिल रही है, और इसी कड़ी में दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनी फाइजर है। फाइजर ने भारत की मदद का ऐलान किया है। फाइजर कह रहा है कि वो करीब 52 करोड़ की दवाएं डोनेशन के रूप में बहुत जल्दी भारत भेजने वाला है। आपको बता दें, भारत में अभी फाइजर की वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली है, और कंपनी पिछले कई महीने से इस कोशिश में लगी हुई है कि उसकी वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाए। 52 करोड़ की दवाएं भारत को डोनेट करने की बात फाइजर की तरफ से कही गई है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके से हिंसा एकदम से बढ़ी है पिछले 24 घंटे में, इसी को लेकर गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल की सरकार से अब रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने
कहा गया है कि सरकार विपक्षी राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की पूरी जानकारी दे। बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की आज हत्या कर दी गई। सीतलकुची में एक हत्या और दूसरी बोलपुर में हत्या हुई है बीजेपी कार्यकर्ता की। इसी पर गृह मंत्रालय की तरफ से अब बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। तो सीतलकुची में भी और बीरभूम में भी बीजेपी समर्थक की हत्या, दोनों ही मामलों में कटघरे में टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। इस पर गृह मंत्रालय अब एक्टिव हुआ है और गृह मंत्रालय की तरफ से बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। ओम प्रकाश, गृह मंत्रालय की पैनी नजर बंगाल में नतीजों के बाद जिस तरीके से हिंसा बढ़ी है पिछले कुछ घंटों में। बिल्कुल, तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर बताया कि चुनाव परिणाम आने के 24 घंटों के भीतर बंगाल में जिस तरह से उद्दंडता बढ़ी है और कल ही हुगली में भी आगजनी घटनाएं हुई थी और इसके बाद आज हत्याओं का एक तरह से सिलसिला शुरू हो गया है। लिहाजा 24 घंटे के अंदर ही इस बदलते रुख को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय आने वाले दिनों में होने वाली हिंसा को मद्देनजर खासा गंभीर हो गया है और आज देर शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बंगाल के गवर्नर को एक पत्र गया है जिसमें कहा गया है कि तमाम मामले की जांच कराकर उसकी रिपोर्ट अति शीघ्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी जाए। साथ ही इस हिंसा के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। यानी साफ जाहिर सी बात है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पूरे प्रकरण को लेकर बेहद गंभीर हो चुका है। और समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट मांगी गई है, कोई समय सीमा? देखिए कहा गया है कि यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके इस मामले की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी इस तमाम जानकारी के लिए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी जानकारी दे रहे थे कि साहब गृह मंत्रालय की तरफ से बंगाल में जिस तरीके से ये राजनीतिक हिंसा हो रही है, कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसी को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है बंगाल सरकार से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।